हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। जैसे कि आप जानते हो कि आपका 17 फेब को क्लास 10th मैथ्स का एक पेपर है। तो हमने 14 डेज 14 चैप्टर्स की मैराथन सीरीज स्टार्ट की हुई है। अभी तक हमने 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। देखो, सबसे पहले अभी चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देन हम इसके फर्दर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हें आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम रियल नंबर्स। देखो, रियल नंबर्स क्या होता है? ये यूनियन होता है किसका? रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स का। मतलब ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में डिफाइन करते हैं। देखो, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्यू जो होता है मीन्स डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है? नॉन जीरो होता है। ठीक है। और इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर? अब देखो, ये जो पी एंड क्यू क्या है, ये कि इंटीजर्स हैं। कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो जीरो है, चाहे वो पॉजिटिव है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि क्यू जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले देखेंगे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, डेसिमल्स। देखो, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो वन से शुरू होते हैं, मींस 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स कहाँ से होते हैं? स्टार्ट जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3। देखो, यहां से नेचुरल नंबर्स वन से होता है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से होता है। बस आपने इतना ध्यान रखना है। देन आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपके ऑल नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, वो क्या होते हैं? इंटीजर्स। नेक्स्ट आता है फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? एंड लास्ट है डेसिमल्स। डेसिमल्स कौन से होंगे? जो पॉइंट्स वाले होंगे, जैसे 0.2, 0.48, 0.572। जहां पे जाके क्या होगा कि जो, अब देखो यहाँ पे क्या है? डॉट। डॉट के आगे जो वैल्यू खत्म हो रही है वो किस में आती है? रैशनल नंबर्स में आती है। मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, डेसिमल्स, ये सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स। क्लियर? अब इरेशनल नंबर्स का मैंने आपको क्या बताया था? इसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, पाई। पाई की वैल्यू जो है वो कभी भी डिफाइन नहीं हो सकती। ठीक है। √2, √5, √7, ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। और बहुत अच्छे से हम ये इरेशनल नंबर्स भी के क्वेश्चंस भी करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। अब देखो आगे। देखो, मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है। और रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब एक नंबर लाइन है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, हम उसे रियल नंबर्स पे क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? देन लास्ट है कि रियल नंबर जो है ये क्या है? यूनियन है ऑल रैशनल नंबर्स का एंड इरेशनल नंबर्स का। मतलब रियल नंबर्स में ही सारे रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर। देखो, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके टू फैक्टर्स होते हैं। और वो टू फैक्टर्स कौन से होते हैं? एक तो जैसे हो गया वन, कि वो वन से वन उसका फैक्टर होगा, और एक क्या होता है? नंबर इटसेल्फ। क्लियर? जैसे एग्जांपल में क्या है? थ्री। अब देखो, थ्री के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 1 और 3। मतलब एक तो वन हो गया, दूसरा नंबर इटसेल्फ। फाइव की बात करें, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 1 और 5। वन हो गया और नंबर इटसेल्फ हो गया। अब आपने ये ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर, अब देखो, अगर आप कहो कि वन क्यों नहीं है प्राइम नंबर, वन तो आ रहा है पर नंबर इटसेल्फ सेम ही वन रह रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है। इसलिए वन कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो होता है टू। टू इज अ प्राइम नंबर। क्लियर? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। मतलब दो से ज्यादा होने चाहिए, मतलब मिनिमम थ्री। मिनिमम थ्री, मैक्स जितने मर्जी फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे देखें कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, ये आपने ध्यान रखना है। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। अगर मैं 4 के फैक्टर्स निकालूं तो ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, एंड ये खुद के टेबल 4 से भी हो सकता है। तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3, 3 फैक्टर्स हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, 6। 6 किससे हो सकता है? 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, और ये खुद के टेबल 6 से हो सकता है। तो यहाँ पे ये अगेन कितने आए? मोर देन टू फैक्टर्स आए। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। क्लियर? तो अब देख लेते हैं इस चैप्टर के थ्योरम 1। देखो, इस चैप्टर के थ्योरम 1.1 क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। देखो क्या कहा है इस थ्योरम में कि हर एक कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं।
तो बोला गया कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स से लिख सकते हैं, और जो फैक्टर आएंगे वो हमेशा क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। क्या कहा है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और ये जो फैक्टर्स आएंगे ये हमेशा क्या होंगे, यूनिक होंगे। ठीक है, ये थ्योरम क्या कौन सी कहती है, थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 60। अगर मैं 60 के क्या निकालूं, प्राइम फैक्टर्स निकालूं, तो हमेशा आपने छोटे टेबल से स्टार्ट करना होता है। ये सबसे पहले 2 के टेबल से डिवाइड होगा, कितना आएगा 30। देन किससे होगा, 2 के टेबल से 15, देन 3 के टेबल से 5, एंड 5 के टेबल से 1। तो 60 के फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5। अगर आप यहाँ पे देखो, ये सारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। 2 क्या है, एक प्राइम फैक्टर है, 3 एक प्राइम फैक्टर है, 5 एक प्राइम फैक्टर है। तो ये कंपोजिट नंबर जो है ये किसका प्रोडक्ट है, प्राइम फैक्टर्स का। और ये जो ऑल फैक्टर्स हैं ये क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। क्लियर। अब देखो इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आपने ये ध्यान रखना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जब भी प्रोडक्ट करते हैं किसके इक्वल होता है, ए मल्टीपल बी में, मींस फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकंड नंबर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल समझते हैं कि हमें फर्स्ट नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर मींस ए, हमें दिया है कितना 60, और सेकंड नंबर लेट कर लो कि हमें जो सेकंड नंबर दिया है मींस बी, ये हमें दिया है 380, और हमें एचसीएफ दिया है 20। देन हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो आपने क्या करना है, ए की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, बी की वैल्यू पुट कर दोगे, एचसीएफ की वैल्यू पुट कर दोगे, और एलसीएम निकाल लेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीपल बी। एलसीएम हमें फाइंड करना है, एचसीएफ कितना गिवन है 20 इज इक्वल टू ए कितना है 60 मल्टीपल बी कितना है 380। 20 ले आओ डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 मल्टीपल 380, डिवाइड में क्या आ जाएगा 20, ये 20 के टेबल से कैंसिल, कितना आ गया 3। तो 3 इंटू 380 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1140। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 1140। क्लियर। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। आपने हमेशा याद रखना है कि दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, टू नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, मींस फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकंड नंबर। ये मैंने नेमिंग दे दिया कि फर्स्ट नंबर को ए ले लिया और सेकंड नंबर को बी ले लिया। क्लियर। तो अब देख लेते हैं इस चैप्टर के थ्योरम 1.2। देखो थ्योरम 1.2 है, let p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। देखो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर p जो है वो कोई एक प्राइम नंबर है, हमें p क्या दिया गया, एक प्राइम नंबर है, और बोला गया है कि अगर ये जो p है ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि यही जो p है वो उस a को भी डिवाइड कर रहा होगा। क्लियर। जैसे समझ लें कि अगर 5 का स्क्वायर जो है, ठीक है, इसे डिवाइड, ये 5 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि यही जो 5 होगा ये 5 से भी डिवाइड कर रहा होगा। क्लियर। अगर ए स्क्वायर जो है वो p से डिवाइड करे देन a जो होगा वो p से डिवाइड करेगा। क्लियर। ये बहुत जगह कॉन्सेप्ट यूज होगा आपका। अब देखो इस चैप्टर के लास्ट थ्योरम है थ्योरम 1.3। ये थ्योरम 1.3 क्या है कि हमें प्रूव करना है कि रूट 2 क्या है, इरेशनल है। देखो इस थ्योरम का जो प्रूफ है मैं आपको आगे क्वेश्चंस में करवाऊंगी, क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुकी हुई है थ्योरम्स। जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह का कोई भी होगा, हमें प्रूव करना होगा कि इरेशनल है। तो ये थ्योरम मैं आपको आगे क्वेश्चन में करवाऊंगी। क्लियर। तो यहाँ पे होती है हमारी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम्स के लिए, और ये जो जितने भी क्वेश्चंस है ना ये रिपीटेड है, मींस ये क्वेश्चन जो बस ज्यादा आपको वैल्यू चेंज होके आ सकता है, पर उससे ज्यादा बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 इक्वल टू 0 देन n इज। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि अगर -1 की पावर क्या है, n है, और मैं इसमें प्लस कर दूं कि -1 की पावर 8 वो किसके इक्वल दिया है, हमें 0 दिया है, और हमें फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है। और हमें एन बताना है कि एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, एन कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, एन कोई भी ऑड नंबर हो सकता है, या फिर एन कोई भी इवन नंबर हो सकता है। देखो कैसे करेंगे, क्या हमें गिवन है -1 की पावर एन प्लस -1 की पावर 8 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, -1 की पावर एन प्लस, आपने एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कहीं पे ब्रैकेट में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और उसके ऊपर क्या है, इवन पावर है, तो आंसर हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है।
सिमिलरली अगर कोई एक नेगेटिव टर्म है और उसके ऊपर पावर कितनी है, ऑड, तो आंसर हमेशा किस में आता है, नेगेटिव में आता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है। अगर इवन है तो प्लस आएगा, अगर ऑड है तो माइनस आएगा। तो आपने चेक करना है यहाँ पर क्या है, माइनस, और ऊपर पावर कितनी है, इवन, तो मतलब आंसर हमारा किस में आएगा, प्लस में आएगा। और साथ में जो वैल्यू लिखी होगी उसे लिख दोगे आप, इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो -1 की पावर n है, ये किसके इक्वल होगा, ये +1 इस साइड आके क्या हो जाएगा, -1। ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, ये n निकालना है। अगर मैं पावर्स को क्या करूं, कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग द पावर्स वी गेट, अगर हम कंपेयर करें, देखो ये -1 कब आ सकता है, अगर मैं n की जगह क्या रखूं, ये माइनस कब आ सकता है, अगर मैं n की जगह एक ऑड वैल्यू रखूं। देखो ऑड वैल्यूज कौन कौन सी होती है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती है, ठीक है, जिसके कोई फैक्टर्स नहीं होंगे। तो जैसे कि n को मैं 1 रख लूं, 3 रख लूं, 5 रख लूं, ये सारी क्या है, ऑड नंबर्स हैं। तो मींस माइनस के ऊपर अगर मैं ऑड नंबर डालूं तो मेरे पास यह आंसर हमेशा क्या आएगा, -1 आएगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, हेंस n इज द एनी ऑड नंबर। n हमारा क्या होगा, हमेशा कोई ना कोई ऑड नंबर होगा। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एचसीएफ ऑफ 98 एंड 28 इक्वल टू m एंड एलसीएम ऑफ 98, 28 इक्वल टू n, देन द वैल्यू ऑफ n माइनस 7 m इज। देखो क्या कहा है, हमें क्या दिया गया, एचसीएफ दिया गया इन दोनों का कितना m, और इन दोनों का एलसीएम कितना दिया है n, और हमें फाइंड क्या करना है, n माइनस 7m। मीन्स अगर मैं n और m निकाल लूं तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप करो 98 एंड 28 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, देन एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो हमारे पास n एंड m की वैल्यू आ जाएंगी। तो देखो कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ पर फैक्टर्स निकालूं पहले 98 के, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, हमेशा सबसे छोटे टेबल से शुरू करना होता है। ठीक है। 24 का 8, 29 का 18, 77 का 49, देन 71 का 7। तो मेरे पास यहाँ पर 98 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीपल, 7 कितने हैं, 1 2, तो पावर लगा दो 2। सिमिलरली अब निकालो 28 के फैक्टर्स, 2 से स्टार्ट कर लो, 2 14 का, 2 7 का, एंड देन 7 1 का। तो 28 के फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 कितने हैं, 2 टाइम्स, तो पावर लगा दो 2 मल्टीपल 7। तो अब निकाल लेते हैं एलसीएम। देखो एलसीएम ऑफ 98, 28 कितना होगा। एलसीएम में हम हमेशा क्या करते हैं, जो सेम आ रही है वैल्यू, जो सेम आ रही है दोनों में, उनकी लेते हैं हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, पावर लगा दो 2। एलसीएम में हमेशा आपने क्या लेना है, हाईएस्ट पावर लेनी है, जो क्या आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा। दोनों में 2 आ रहा है और हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 मल्टीपल 7 भी दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और हाईएस्ट पावर ले लो 2। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो 4 इंटू 49 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 196। अब देखो ये एलसीएम कितना था, n था, मतलब हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई है, 196। अब निकालते हैं एचसीएफ। देखो एचसीएफ में आपने हमेशा क्या देखना होता है, कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर की हमेशा क्या लेनी होती है, स्मॉलर वैल्यू। ठीक है। एचसीएफ में आपने क्या लेना होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर लेना होता है, और कॉमन फैक्टर की आपने हमेशा क्या लेनी होती है, लीस्ट पावर। क्या लेना होता है, लीस्ट पावर। ठीक है। अब आप देखो दोनों में क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और मिनिमम पावर कितनी है दोनों में, 2 की पावर 1। ठीक है, मिनिमम पावर कितनी है, 1। तो एचसीएफ ऑफ 98, 28 कितना होगा, ये होगा 2 की पावर 1 मल्टीपल, अगेन 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मिनिमम पावर कितनी है, 1, 7 की पावर 1, 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 14। अब देखो ये हमारी क्या थी, m थी, तो यहां से मेरे पास m की वैल्यू कितनी आ गई, 14। क्लियर। पर मुझे निकालना क्या है, n माइनस 7m। क्या फाइंड करना है, n माइनस 7m। तो क्या लिखेंगे, n माइनस 7m इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर लो, n कितना है 196 माइनस 7 इंटू m, m कितना है 14। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, 196 माइनस 7 इंटू 14 कितना होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 98। तो 196 में से 98 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 98। मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है,
द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। देखो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही होगी मतलब वहां पे कहीं ना कहीं एचसीएफ की बात हो रही होगी। ठीक है, जहां पर भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही होगी मतलब वहां पर एचसीएफ की बात हो रही होगी। बोला गया है कि ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 कि एक कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जो डिवाइड कर रहा है 70 को भी और 125 को भी, देन वो लीव कर रहा है रिमाइंडर कितना 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। कि मतलब एक ऐसा नंबर जो 70 को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है 5। सिमिलरली वो 125 को भी क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है 8। तो हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या करना है फाइंड करना है, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ किसका। देखो ये कितना है 70, रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है 5, तो आप क्या करो 70 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लो 65 एंड सिमिलरली 125 में से ये 8 कर लो सब्ट्रैक्ट, जितना रिमाइंडर छोड़ रहा है कितना हो जाएगा ये सब्ट्रैक्ट करके 117। अब देखो यहां पर आपने क्या करना है, मुझे दोनों का क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, किसका 65 का एंड 117 का। ठीक है, हम यहां से क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे और उस नंबर से हमें पता चलेगा कि हमारा रिमाइंडर 5 आ रहा है और 8 आ रहा है, तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 65 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं और 117 के। ठीक है, ये सबसे पहले डिवाइड होगा 5 के टेबल से, 5 13 का, देन 13 1 का। तो फैक्टर्स क्या आए हैं 65 इज इक्वल टू 5 मल्टीपल 30। क्लियर। अब निकाल लेते हैं 117 के। तो ये सबसे पहले कौन से टेबल से डिवाइड होगा 3 के टेबल से, 3 3 का 9, 3 9 का 27, देन 3 13 का एंड 13 1 का। तो 117 के फैक्टर्स क्या आए हैं 3 मल्टीपल 3 कितने हैं पावर 2 आ रही है मल्टीपल 13। अब हम यहाँ दोनों का क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117। एचसीएफ मैंने आपको क्या बताया था, हमें देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है और उसकी मिनिमम पावर लेनी है। देखो दोनों में कॉमन क्या है 13 और मिनिमम पावर भी दोनों में कितनी है 1, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। मतलब जो 13 है वो ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जो 70 को भी डिवाइड कर रहा है और 125 को भी डिवाइड कर रहा है। और 70 को डिवाइड करने पर वो रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है 5 और 125 को डिवाइड करने पर वो रिमाइंडर कितना आ रहा है 8। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 13। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 644 एंड 462। ठीक है, देखो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर ग्रेटेस्ट नंबर बोला गया होगा तब हमने क्या फाइंड करना है एचसीएफ, अगर हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर बोला गया होगा तब हमने हमेशा क्या फाइंड करना है एलसीएम। तो हमें एक ऐसा छोटा नंबर निकालना है कि जो 644 से भी डिवाइड हो सकता है एंड 462 से भी डिवाइड हो सकता है। जहां पे स्मॉलेस्ट बोला गया होगा वहां पर हम एलसीएम निकालेंगे, जहां पर ग्रेटेस्ट बोला गया होगा वहां पर हम एचसीएफ निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 644 के फैक्टर्स निकाल लो एंड 462 के भी। सबसे पहले 2 के टेबल से कर लो, 2 322 का, देन अगेन ये 2 के टेबल से हो जाएगा 2 161 का, देन ये होगा 7 के टेबल से, 7 2 का 14, 7 3 का 21, देन 23 के टेबल से। तो 644 के फैक्टर्स क्या आ गए 2, कितने 2 है पावर आ जाएगी 2 मल्टीपल 7 मल्टीपल 23। अब निकाल लेते हैं 462 के फैक्टर्स। सबसे छोटी टेबल से शुरू कर लो 2 के टेबल से, 231 का, देन ये डिवाइड हो जाएगा 3 के टेबल से, 3 7 का 21, 3 7 का 21, देन ये 7 के टेबल से 7 11 का, देन 11 1 का। तो हमारे पास 462 के फैक्टर्स क्या आ गए हैं 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7 मल्टीपल 11। क्लियर। तो अब एलसीएम निकाल लो, एलसीएम ऑफ किसका 644 का एंड 462 का। देखो सबसे पहले कॉमन कॉमन 2 आ रहा है और एलसीएम में हम हमेशा क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर, तो कितनी आ जाएगी 2 की पावर 2 मल्टीपल उसके बाद क्या है 7 7 पावर 1 ही है, देन यहां पर कितना है 23 मल्टीपल यहाँ पे कितना है 3 और जो रिमेनिंग रह जाएगा सिंगल पावर वाला वो आपने सब कुछ लिखना है। क्लियर। अब देखो जब हम इन सबको मल्टीपल करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 21252। ये हो गया हमारा आंसर। मतलब
21252 जो है वो एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो डिवाइड हो रहा है 644 से भी एंड 462 से भी। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर एचसीएफ इज 11, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें टू नंबर्स दिए गए हैं किस रेशियो में, 4:5 में, और हमें एचसीएफ गिवन है कितना, 11। हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, ये जो 4:5 है ना, इन दोनों नंबर्स का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखो हमें नंबर्स क्या गिवन है, लेट कर लेते हैं, लेट टू नंबर्स बी, दोनों के साथ क्या लगा दो, एक्स लगा दो, 4x एंड 5x। ठीक है, अब दोनों का एचसीएफ हमें कितना दिया है, 4x और 5x का कितना दिया है, 11 दिया है हमें एचसीएफ। अब देखो यहां से मैं नंबर्स निकाल सकती हूँ। आप नंबर्स हमेशा कैसे निकालोगे, 4x गिवन है ना, 4 मल्टीपल ये हमेशा किसके इक्वल होगा, 11 के। x जो है वो किसके इक्वल होगा, 11 के। ठीक है, एक नंबर हमारे पास आ गया 44 एंड 5x कितना होगा, 5 मल्टीपल 11 मीन सेकेंड नंबर हमारे पास कितना आ गया, 55। ठीक है, 44 एंड 55। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ये किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मींस ए एंड बी की जगह प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो एचसीएफ कितना गिवन है, 11। एलसीएम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मींस इन दोनों नंबर्स का क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। अब 11 ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 44 मल्टीपल 55 को रहने दो ऐसे ही, 11 आ जाएगा नीचे, ये 11 के टेबल से कैंसिल, कितना आ गया, 4। अब देखो 4 को 55 से मल्टीपल करेंगे, ये हो जाएगा 220। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 220। क्लियर? देखो कितना इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, थ्री सेट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बुक्स हैव टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम। The number of physics books is 144, the number of chemistry books is 180, and the number of mathematics books is 192. Assuming that the books are of same thickness, determine the number of stacks of physics, chemistry, and mathematics books. देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि थ्री सेट्स हैं किसके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बुक्स के, और इन तीनों के क्या है, ढेर लगे हुए हैं बुक्स के, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी और मैथमेटिक्स की भी। और बोला गया है कि ऑल बुक्स जो हैं वो स्टोर कैसी की गई है, सब्जेक्ट वाइज और उनकी हाइट वाइज। ठीक है, और बोला गया है कि जो नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स हैं वो कितनी है, फिजिक्स बुक्स हमें बताइए 144, केमिस्ट्री बुक्स बताइए 180, और जो मैथमेटिक्स बुक्स बताइए वो कितनी है, 192। और बोला गया है कि एज्यूम करो कि जितनी भी बुक्स हैं उनकी सेम थिकनेस है। देन बोला गया कि डिटरमिन करो कि नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बुक्स, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो मैथ की बुक्स हैं उनके कितने नंबर ऑफ स्टैक्स हैं। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। देखो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर मैं इन तीनों का क्या निकाल लूं, ये जो फिजिक्स बुक्स, केमिस्ट्री बुक्स और मैथमेटिक्स बुक्स दी गई हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स दी गई हैं, इनका मैं क्या निकाल लूं, एचसीएफ निकाल लूं। एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास, उसे हम क्या करेंगे, टोटल में से ही ये जो जितनी बुक्स हैं इन्हें हम डिवाइड कर लेंगे एचसीएफ से, तो हमारे पास पता चल जाएगा नंबर ऑफ स्टैक्स किस किस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड मैथमेटिक्स का। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लो नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स, फिजिक्स बुक्स, फिजिक्स बुक्स कितने हैं, 144। नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, देखो केमिस्ट्री बुक्स हैं 180, एंड नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स कितनी है, 192। नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स ये है 192। अब क्या करो, तीनों के निकाल लो फैक्टर्स, देन हम वहां से क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। तो सबसे पहले 144 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। छोटे टेबल से स्टार्ट कर लो, कितना हो जाएगा, 72, देन 2 36 का, फिर ये अगेन 2 के टेबल से हो जाएगा 18 का, देन 2 9 का, 3 3 का एंड 3 1 का। ठीक है, तो यहां से 144 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 मल्टीपल 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 2। ये हो गए 144 के। अब निकाल लेते हैं 180 के। 2 के टेबल से स्टार्ट करो 90, देन अगेन 2 के टेबल से 45, 3 के टेबल से 15, यहाँ पे 3 5 का एंड 5 1 का।
तो यहाँ पर 180 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 कितने हैं, पावर आ जाएगी 2, 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2 और एक रह गया 5। क्लियर। अब निकाल लेते हैं 192 के, तो यहीं पे निकाल देती हूँ मैं 192 के भी। स्मॉलेस्ट टेबल से स्टार्ट करेंगे। 29 का 18, 26 का 12, अगेन 2 के टेबल से 48, अगेन 2 के टेबल से 24, अगेन 2 के टेबल से 12, 2 6 का, 2 3 का एंड 3 1 का। तो 192 के फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 की पावर देखो कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6, 6 आ जाएगी, मल्टीपल क्या आ जाएगा 3। क्लियर। तो अब तीनों का निकाल लेते हैं एचसीएफ। देखो एचसीएफ किस किस का निकाल रहे हैं हम, ये 144 का, 180 का एंड 192 का। अब मैंने आपको एचसीएफ के लिए क्या बताया था कि आपने देखना है कि तीनों में कॉमन क्या आ रहा है। देखो तीनों में 2 कॉमन आ रहा है और जो कॉमन आ रहा है उसकी हमने क्या लेनी होती है, मिनिमम पावर। तो 4 2 6 में से मिनिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 2, तो एक आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीपल। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। अब यहाँ पर मिनिमम पावर कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 1। अब आप देखो और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 5 यहाँ पर आ रहा है पर इन दोनों में नहीं आ रहा है, तो यही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 मल्टीपल 3, मतलब हमारा एचसीएफ कितना आ गया 12। क्लियर। तो अब हम नंबर ऑफ स्टैक्स निकाल लेते हैं तीनों बुक्स का। तो क्या करेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स बुक्स। फिजिक्स बुक्स का हम क्या निकालते हैं, पहले स्टैक्स निकाल लेते हैं। देखो फिजिक्स बुक्स कितनी है 144, इसे आप क्या करोगे एचसीएफ से कर लोगे डिवाइड। ठीक है, ये 12 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 12 12 का कितना होता है 144। तो फिजिक्स बुक्स के कितने नंबर ऑफ स्टैक्स हैं 12। अब निकाल लेते हैं हम केमिस्ट्री बुक का नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ केमिस्ट्री बुक। देखो केमिस्ट्री बुक्स कितनी है, केमिस्ट्री बुक्स हैं 180, इसे डिवाइड कर लेते हैं 12 के टेबल से, सॉरी एचसीएफ से। ठीक है, ये 12 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 12 1 का, 12 15 का होता है 180, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15। क्लियर। अब लास्ट निकाल लेते हैं हम किसका, मैथमेटिक्स बुक्स का। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स। देखो मैथमेटिक्स बुक्स कितनी है 192, तो 192 को डिवाइड कर लेंगे हम एचसीएफ से। 192 डिवाइड में एचसीएफ कितना है 12, तो ये 12 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16, तो हमारा आंसर कितना हो गया 16। क्लियर। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, नंबर ऑफ स्टैक्स किसका, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का। फिजिक्स का कितना आ गया 12, केमिस्ट्री का कितना आ गया 15 एंड मैथमेटिक्स का कितना आ गया 16। क्लियर। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, रूट 0.4 इज ए एंड, क्या बोला गया है कि ये जो हमें अंडर रूट में 0.4 गिवन है, क्या ये एक रेचुअल नंबर है या इंटीजर है या फिर रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। देखो ये एक इरेशनल नंबर है, ये मैंने कैसे बताया इसे समझते हैं। क्या दिया गया 0.4। ठीक है, अब मैं अगर पॉइंट हटाऊं तो ये अंडर रूट में क्या आएगा, डिवाइड में 10। देखो जब भी अगर हमें कभी a डिवाइड में b दिया हुआ है और अंडर रूट दिया हुआ है तो हम इसे अलग अलग अंडर रूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे अंडर रूट 4 डिवाइड में अंडर रूट 10 भी लिख सकती हूँ। अब देखो अंडर रूट 4 को मैं 2 का स्क्वायर डिवाइड में 10 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसको वैसे ही रहने दो। स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 2 डिवाइड में अंडर रूट 10। ठीक है, अब देखो 2 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, पर रूट 10 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और यहां से मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरे पास, यहां लिख लो पहले, बिकॉज 2 इज अ रैशनल नंबर एंड अंडर रूट 10 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर। देयरफॉर जो हमारे गिवन है अंडर रूट में 0.4 इज एन इरेशनल नंबर। देखो अगर ऊपर भी रैशनल होता नीचे भी रैशनल होता तब ये आपस में रैशनल नंबर बनना था, पर ऊपर रैशनल है नीचे इरेशनल है, तो ये कभी भी एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट 5 रूट 3 प्लस 2 डिवाइड में 3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर।
देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, हमें क्या प्रूव करना है, ये जो 5√3 प्लस 2 डिवाइड में 3 क्या है, ये एक इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है। और इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो √3 गिवन है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये हमें क्या दिया गिवन है। तो हम इसे अलग से सॉल्व नहीं करेंगे कि √3 जो है एक इरेशनल नंबर है, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि एक इरेशनल नंबर है। देखो कैसे करेंगे, हमें ये इरेशनल प्रूव करना है, तो हम लेट करके चलते हैं कि ये रैशनल है। तो क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 5√3 प्लस 2 डिवाइड में 3 जो है वो एक रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो मैं इसे p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकती हूँ, मीन्स 5√3 प्लस 2 डिवाइड में 3 जो है, इसे मैं a बाई बी फॉर्म में क्या कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ। और ये जो a एंड b है, ये हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। मीन्स मीन्स इनके बीच का जो कॉमन होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इन a एंड b के बीच में क्या होगा, कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, कॉमन फैक्टर 1 होगा। अब आप देखो, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, √3 की वैल्यू लेके आऊंगी। तो पहले 2/3 की वैल्यू ले जाओ इस साइड, तो 5√3 कितना हो जाएगा, a डिवाइड में b ऑलरेडी इधर था, ये प्लस वाली वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, -2 डिवाइड में 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो √3 कितना हो जाएगा, ये a बाई बी -2 डिवाइड में 3 ऑलरेडी था, ये 5 में इस साइड लिया, ये कितना हो जाएगा 1/5। क्लियर। अब आप देखो, √3 हमें क्या गिवन है, इरेशनल नंबर, और ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, कहीं पे अंडर रूट में नहीं है वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी कौन सी है, रैशनल है। क्यों, हमने ए एंड बी क्या लिए थे, को प्राइम नंबर्स लिए थे, और हमने बताया था कि एज्यूम किया था ऊपर ये हमारा क्या, रैशनल नंबर। अब देखो, एक साइड हमारा इरेशनल है, इस साइड हमारा रैशनल है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, ये दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, मतलब जो हमने एज्यूम किया था कि एक रैशनल नंबर है, वो हमने गलत एज्यूम किया था। मतलब 5√3 प्लस 2 डिवाइड में 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो क्या लिखेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, therefore 1 डिवाइड बाई 5, ये पूरी वैल्यू लिखोगे, 1 डिवाइड में 5, a डिवाइड में b -2 डिवाइड में 3 जो है वो क्या है, इरेशनल, सॉरी रैशनल। ठीक है, इज रैशनल, बट वी नो दैट, पर हमें पता है कि जो √3 है वो क्या है, इरेशनल है। √3 क्या है, इरेशनल, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन भी है। ठीक है, √3 क्या है, इरेशनल, और इरेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। तो क्या लिख देंगे, दिस कंट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption। ये कंट्राडिक्शन कैसे आई, हमने रॉन्ग एजम्पशन लिया था कि ये क्या है, एक रैशनल है, यही हमने लेट किया था ना। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई यहाँ पर कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो हम यहाँ से ये कह देंगे, देयरफॉर 5√3 प्लस 2 डिवाइड में 3 जो है ये एक इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q वेयर p इज ग्रेटर देन q इज 221, देन द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q इज। देखो क्या बोला गया है, हमें एलसीएम दिया है टू प्राइम नंबर्स का। ठीक है, कौन से नंबर्स, जैसे हमें p एंड q बोला गया है, टू प्राइम नंबर्स है, और उनका हमें एलसीएम कितना दिया है, 221। और यहाँ पर एक चीज बोली गई है कि ये जो p है, मीन्स ये जो p नंबर है, ये q नंबर से क्या है, बड़ा है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 3p माइनस q की। क्लियर। देखो कैसे करेंगे, हमें ये जो नंबर्स हैं, कौन कौन से, द नंबर्स p एंड q आर प्राइम नंबर्स, ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, प्राइम नंबर्स। अब देखो, इन दोनों का एचसीएफ हमें गिवन है, p एंड q का, एक मिनट, सॉरी एचसीएफ नहीं गिवन है, यहां से इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स में कॉमन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, और कुछ भी कॉमन नहीं आता है। तो यहां से मैंने बता दिया पी एंड क्यू का प्राइम एचसीएफ कितना होगा, 1, और एलसीएम हमें कितना गिवन है, दोनों का एलसीएम हमें गिवन है 221। क्लियर। अब देखो, हमें ये पता है कि p जो है वो ग्रेटर देन
इक्वल है, सॉरी ग्रेटर देन है क्यू के, सिंस P इज ग्रेटर देन Q। अब देखो अगर मैं 221 के क्या निकाल लूं, फैक्टर्स निकाल लूं, ठीक है। तो ये सबसे पहले डिवाइड होगा 13 के टेबल से, कितना 13 17 का एंड 17 1 का, ठीक है। इससे ज्यादा ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहां पर मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास जो 221 के फैक्टर्स आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, 13 आया और 17 आया है, और बोला गया है कि P जो है वो Q से ग्रेटर है। तो मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि देयरफॉर P हमारा कौन सा होगा, जो ग्रेटर वाली वैल्यू होगी मीन 17, एंड Q जो होगी वो स्मॉलर वैल्यू होगी, कितनी 13। P एंड Q आ गया। अब वैल्यू निकाल लेते हैं 3P माइनस क्यू की, 3P माइनस क्यू की। देखो कितना आएगा, 3 इंटू पी, पी कितना है 17 माइनस क्यू कितना है 13। अब देखो 3 इंटू 17 कितना होगा 51 माइनस 13, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 38। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें गिवन है कि एचसीएफ किसका 2520 एंड 6600 का एचसीएफ गिवन है 40 और एलसीएम गिवन है 252 मल्टीपल के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और हमें के की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो ये दोनों नंबर्स हैं जो कि सेम है दोनों में, एचसीएफ गिवन है एलसीएम गिवन है, और हमें ये के की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ईजी है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो लगा लेते हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, जो फर्स्ट नंबर मींस ए ना, मल्टीपल सेकंड नंबर मींस बी, इन दोनों के इक्वल होता है। अब देखो एलसीएम कितना है 252 मल्टीपल के, और एचसीएफ कितना है, ठीक है एचसीएफ है 40। ये किसके इक्वल होगा, फर्स्ट नंबर कितना है 2520 मल्टीपल सेकंड नंबर कितना है 6600। क्लियर। के को रहने दो यहीं पर, इन दोनों को ले आओ डिनोमिनेटर में, तो 2520 को वैसे ही लिख लो, मल्टीपल कितना आ जाएगा 6600, डिवाइड में कितना होगा 252 मल्टीपल 40, ठीक है। ये 252 के टेबल से कैंसिल, ऊपर कितना आ जाएगा 10, यहां पर 0 से 0 कैंसिल, ये 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा 4 1650 का, तो यहां पर मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1650। क्लियर। मीन जो हमारा ऑप्शन ए है वो क्या है, करेक्ट है, ये हो गया आंसर। क्लियर। तो यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, एलसीएम ऑफ 850 एंड 500 इज, मतलब 850 और 500 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और हमें बताना है एबीसीडी में से कौन सा करेक्ट है। बहुत इजी है, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 850 का और 500 का। देखो स्मॉल टेबल से स्टार्ट करो, 2 से, 2 425 का, अब ये 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा 585 का, देन अगेन 5 से 5 17 का, एंड अगेन 17 के टेबल से 17 1 का। तो यहाँ पर मेरे पास 850 के फैक्टर्स क्या आ गए हैं, 2 मल्टीपल 5 कितने हैं 1 2, पावर कितनी आ जाएगी 2 मल्टीपल 17, ये हो गया 850। अब निकाल लेते हैं 500 के, 2 के टेबल से स्टार्ट कर लो, 2 250 का, अगेन ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा 125 का, ये 5 के टेबल से हो जाएगा 525 का, 5 5 का एंड 5 1 का, ठीक है। तो 500 के फैक्टर्स क्या आ गए हैं, 2 कितने 2 है 1 2, पावर आ गई 2 इंटू 5 5 कितने 1 2 3, पावर आ जाएगी 3, ठीक है। 850 एंड 500, तो अब एलसीएम निकाल लेते हैं दोनों का, एलसीएम ऑफ 850 एंड 500। सबसे पहले आपने क्या देखना होता है, कॉमन क्या है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है और हाईएस्ट पावर लेते हैं, पावर हाईएस्ट कितनी है 2, मल्टीपल दोनों में 5 भी कॉमन आ रहा है, पावर हाईएस्ट कितनी है 3, तो पावर 3 वाला लिख लो। अब जो रिमेनिंग रह गया, देखो दोनों में और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, अब जो रिमेनिंग रह गया वो लिख लेंगे, इंटू क्या आ जाएगा 70, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इंटू 5 का क्यूब कितना होगा 125 इंटू 17। क्लियर। अब 4 इंटू 125 इंटू 17, ये टोटल कितना बन जाएगा 8500। तो हमारा आंसर कितना आ गया 8500। अगर मैं ऑप्शन में चेक करूं तो मैं ये मेरा आंसर यहाँ पे भी खत्म हो सकता है, 4 इंटू 125 होता है 500 इंटू 70, हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट 6 माइनस 4 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। देखो क्या बोला गया है, हमें ये पूरा क्या प्रूव करना है, 6 माइनस 4 रूट 5, हमें ये इरेशनल प्रूव करना है, और हमें रूट 5 दिया हुआ है इरेशनल नंबर। देखो बहुत इजी है, जैसे हमने पीछे भी ये क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। पहले एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट
कि जो 6 माइनस 4√5 है, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसे हम a बाई बी फॉर्म या फिर p बाई क्यू फॉर्म कुछ भी लिख सकते हो। इसे मैं a बाई बी फॉर्म में लिख सकती हूँ, वेर a एंड b क्या होते हैं? हमेशा को प्राइम नंबर्स होते हैं। a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब देखो यहां से रूट वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसा करो, ये जो 4√5 है इसे ले जाओ इस साइड, और ये a डिवाइड में b इसे ले आओ इस साइड। क्या हो जाएगा? 6 माइनस a डिवाइड में b। अब ले जाओ 4 को डिनोमिनेटर में, दूसरी साइड क्या आ जाएगा? 1 डिवाइड में 4। अब आप देखो ये हमारा क्या है? इरेशनल है, इक्वल टू, और ये पूरी वैल्यू क्या है? रैशनल है। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं? ये कभी भी दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। रैशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिंस a and b are integers, a and b are integers, therefore 1 डिवाइड बाई 4, 6 माइनस a डिवाइड बाई b कितना होगा? ये होगा रैशनल। बट गिवन दैट, हमें गिवन क्या है कि √5 क्या है? इरेशनल, इज एन इरेशनल। और यहां से हमें ये पता चल रहा है कि रैशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। तो मतलब हमने जो एज्यूम किया था, हमने जो एजम्पशन एज्यूम की थी, वो क्या हो गई? कंट्राडिक्ट हो गई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? बट, या ऐसे लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? सो अवर सपोजिशन, सपोजिशन या फिर एजम्पशन कुछ भी लिख लो, सपोजिशन इज रॉन्ग, therefore 6 माइनस 4√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हो गया क्वेश्चन। यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था? प्रूव करना था। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बहुत आए हुए हैं पेपर में, और बस ज्यादा ज्यादा आपको डिजिट्स चेंज कर दिए होंगे। हो सकता है वहां पे लिख दिया हो 3 माइनस 2√5 या अकेला 4√5। तो आपका करने का मेथड जो है वो हमेशा सेम रहेगा कि रैशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। पहले आपने एज्यूम कर लेना कि वो रैशनल है, फिर हम वहां से बताएंगे कि रैशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। और जो हमने ऊपर एज्यूम किया था वो हमारी एजम्पशन क्या थी? गलत थी। तो हम बता दें कि वापस की वही जो हमें गिवन था क्वेश्चन में, वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, शो दैट 11 मल्टीपल 19 मल्टीपल 23 प्लस 3 मल्टीपल 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्या बोला गया है? ये जो हमें पूरी इक्वेशन दी गई है ये एक प्राइम नंबर नहीं है, हमें ये शो करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते थे? जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। इसके अलावा इनका कोई भी फैक्टर नहीं होता है। अगर वो इनका फैक्टर आ रहा है कोई, तो वो एक प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ है, तब वो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। तो देखो कैसे करेंगे। हमें क्या गिवन है? 11 मल्टीपल 19 मल्टीपल 23 प्लस 3 मल्टीपल 11। क्लियर? देखो कैसे करेंगे सॉल्व। अगर आप चेक करो, ये प्लस से पहले वाला और प्लस के बाद वाला, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? देखो यहाँ पर 11 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? 11 कॉमन। तो 11 निकाल लो कॉमन, जो रह गया उसे लिख दो ब्रैकेट में। यहाँ पर क्या रह गया? 11 की जगह 1 मल्टीपल 19 मल्टीपल 23 प्लस 3 मल्टीपल, यहाँ से 11 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? 1। अब कर लो ब्रैकेट सॉल्व। 1 इंटू 19 इंटू 23, ये कितना हो जाएगा? 437 प्लस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3। 11 मल्टीपल 437 प्लस 3, ये टोटल कितना हो जाएगा? 440। क्लियर? अब देखो ये जो 440 है इसके मैं फैक्टर्स निकाल सकती हूँ। तो 440 के फैक्टर्स निकाल लो। 2 20 का, 2 110 का, अगेन यहाँ पे 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा 55 का, 5 11 का एंड 11 1 का। तो मेरे पास यहाँ पर क्या फैक्टर्स बन रहे हैं ये सब लिख लो। 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 11। ठीक है, अब आप देखो क्या यहाँ पे एक फैक्टर 1 और एक नंबर इटसेल्फ आ रहा है? अगर मैं चेक करूं, मेरे पास यहाँ पे एक 11 आ रहा है फैक्टर, 2 भी आ रहा है और एक 5 भी आ रहा है। ठीक है, कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 3 फैक्टर्स आ रहे हैं। पर हमने क्या पढ़ा है कि प्राइम नंबर में तो होते ही सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। पर यहाँ पर कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 3। कौन कौन से? 11 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब ये जो नंबर है हमारे पास गिवन, ये एक प्राइम नंबर नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? एज इट कैन बी
represented as a product of more than two primes, more than two primes. So it is not a prime number, इसलिए एक prime number नहीं होगा. क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13. अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14. देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p हमें दिया 18 a स्क्वायर b की पावर 1, ये पावर है 1, ठीक है, एंड q दिया हमें 20 a के क्यूब b का स्क्वायर वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम ऑफ p कॉमा q इज. देखो क्या बोला गया, हमें p की वैल्यू दी है, q की वैल्यू दी है, और बोला गया है कि a एंड b के प्राइम नंबर्स हैं. हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है किसका, p एंड q का. देखो कैसे करेंगे. अगर मैं यहां पर 18 एंड 20 के क्या निकाल लूं, पहले फैक्टर्स निकाल लूं, ठीक है, 18 के और 20 के. 18 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2, 9 का 18, 3 3 का 9 एंड 3 1 का. तो यहां पर मैं पहले p इज इक्वल टू 18 a स्क्वायर b1 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 मल्टीपल कितना है 3 का स्क्वायर मल्टीपल साथ में क्या है a स्क्वायर b1. अब निकाल लो q के, q कितना है 20 a क्यूब b स्क्वायर, ठीक है. 20 के फैक्टर्स निकाल लो, कितना आ गया 10, 2 5 का एंड 5 1 का, कितना हो गया 2, कितने हैं पावर आ जाएगी 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल a क्यूब b स्क्वायर, ठीक है. अब यहां पे निकाल लेते हैं एलसीएम, किसका, एलसीएम ऑफ p कॉमा q. मतलब हमें एलसीएम निकालना है किसका, 18 a स्क्वायर b1 का और 20 a क्यूब b स्क्वायर का. देखो एलसीएम में क्या होता है, जो हमारा कॉमन है उसकी हमने क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर. दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और पावर हाईएस्ट कितनी है 2, तो लिख दो पावर 2 मल्टीपल. दोनों में 3 कॉमन नहीं आ रहा है, तो जो कॉमन नहीं आ रहा होगा वो तो आपने डायरेक्ट लिखना ही है. तो यहाँ पर क्या है 3 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना है 5. अब आ जाओ ए दोनों में कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट पावर कितनी है 3 मल्टीपल, दोनों में क्या आ रहा है बी कॉमन आ रहा है और हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो लिख दो. देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 मल्टीपल 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 मल्टीपल 5 मल्टीपल a क्यूब b स्क्वायर. तो कितना आंसर हो जाएगा, 4 9 का 36, 36 इंटू 5 कितना होता है 180, साथ में क्या है a क्यूब b स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा एलसीएम. मतलब हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या है, करेक्ट, 180 a क्यूब इंटू b स्क्वायर. क्लियर. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14. अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15. देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, शो दैट द नंबर 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11 इज अ कंपोजिट नंबर. मतलब हमें ये जो नंबर दिया गया है हमें शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर है. देखो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं. ये हमने अभी रिवाइज किया था इंट्रोडक्शन में भी, और जब हमने ये चैप्टर स्टार्टिंग में किया था तभी मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. तो सॉल्व कर लेते हैं इसे. नंबर क्या गिवन है, 5 मल्टीपल 11 मल्टीपल 17 प्लस 3 मल्टीपल 11. आपने क्या करना है, प्लस से पहले जो लिखा है और प्लस के बाद जो लिखा है, जो कॉमन है वो निकाल लो बाहर. दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 11, 11 निकाल लो कॉमन. यहां पर क्या रह गया 5 मल्टीपल 1 मल्टीपल 17 प्लस 3 मल्टीपल 1, कितना हो जाएगा 11. 5 इंटू 1 इंटू 17 ये कितना हो जाएगा 85 प्लस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 11 मल्टीपल 85 प्लस 3 कितना हो जाएगा 88, ठीक है. 88 के फैक्टर्स निकाल लो, 244 का, ठीक है, देन 222 का, 2 11 का एंड 11 1 का, ठीक है. तो क्या आ जाएगा 11 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 11 मल्टीपल 1, ठीक है. आपने लास्ट में 1 भी लगाना है. अब देखो यहाँ पे कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, एक तो 11 आ रहा है, 2 आ रहा है और 1 आ रहा है, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स तो आ ही रहे हैं. 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 11 भी आ रहा है. तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है. आपने बस इतना ध्यान रखना है कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, एक तो 1 तो होगा ही होगा, नंबर इटसेल्फ भी होगा ही होगा, प्लस उनके अलावा भी कोई ना कोई फैक्टर उसका जरूर आना चाहिए. अगर वो फैक्टर आ रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर. क्लियर. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15. अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16. देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज.
देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालनी है किसकी? एचसीएफ और एलसीएम की। और एचसीएफ और एलसीएम किसका बोला गया है? लीस्ट कंपोजिट नंबर का और लीस्ट प्राइम नंबर का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है और लीस्ट प्राइम नंबर कितना होता है। तो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। देखो लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। कितना होता है? 4। 1 2 3 जो है वो कंपोजिट नंबर में नहीं आता है। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। एंड लीस्ट प्राइम नंबर कितना होता है? 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इन दोनों का एचसीएफ निकालना है और इन दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। देखो 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 मल्टीपल 2। ठीक है। और जो 2 है इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 मल्टीपल 1। अगर मैं यहाँ पर दोनों का एचसीएफ निकालूं, ठीक है, एचसीएफ कितना होगा? जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, दोनों में कॉमन क्या है? 2। और हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो कितना हो जाएगा? 2। अगर दोनों का एलसीएम निकालें, एलसीएम कितना होगा? ये 2 का पावर 2, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है और हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। कितना हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर 4। तो अब हमें दोनों का क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। किसका? एचसीएफ और एलसीएम का। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो। पहले क्या बोला है? एचसीएफ, उसे लिखो ऊपर। फिर क्या बोला है? एलसीएम, उसे लिखो नीचे। एचसीएफ कितना है? 2। डिवाइड में एलसीएम कितना है? 4। कितना आ जाएगा? ये 1:2। पहले लिख लो 1 डिवाइड में 2। इसे हम 1:2 भी लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल। देखो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। रूट 2 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुके हुए हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं अब ये प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल। देखो हमें इरेशनल प्रूव करना है ना, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट कि जो रूट 3 है वो एक रैशनल है। ये हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो इसे मैं a डिवाइड बाई बी फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। वेर a एंड b जो है वो क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? 1। a एंड b क्या है? को प्राइम नंबर्स। अब ऐसा करो, b को ले जाओ यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3b इक्वल टू a। स्क्वेयरिंग कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। ठीक है, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर कर लो। अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर लो और b का स्क्वायर कर लो। किसके इक्वल आ गया? a स्क्वायर के। देखो स्क्वायर से अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, अंडर रूट होगा तो ये कितना आ जाएगा? 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। क्लियर? अब देखो यहाँ पर मुझे क्या चीज समझ आ रही है। हमने थ्योरम 1.2 पढ़ी थी कि अगर p जो है वो डिवाइड कर रहा होगा a स्क्वायर को, देन वही p जो है वो a को भी क्या कर रहा होगा? डिवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पर इफ अगर ये 3 जो है वो डिवाइड कर रहा होगा a स्क्वायर को, डिवाइड्स a स्क्वायर, देन यही जो 3 है वो किसको डिवाइड कर रहा होगा? a को भी डिवाइड कर रहा होगा। ये हमारी थ्योरम 1.2 थी। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि p क्या होता है? प्राइम नंबर। तो हमें पता है 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्लियर? अब हम लेट कर लेते हैं a। लेट हमने क्या किया? a को हम लेट कर लेते हैं 3c। क्या लेट करेंगे? 3c। और c जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, वेयर c इज एनी इंटीजर। क्लियर? अब ऐसा करो, ये जो a मैंने लेट किया 3c, इसे पुट कर दो। ये ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह क्या पुट कर देना? 3c का स्क्वायर। देखो मैंने 3c ही क्यों किया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर p कितना था? 3। तो मैंने 3 के साथ क्या कर दिया? एक इंटीजर को प्रोडक्ट करके उसके इक्वल बता दिया। क्लियर? अब 3b स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा? यहाँ पर अगर हम अलग अलग स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहीं पे देखो 3b स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। साथ में क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर। क्लियर? अब ले जाओ 3 को डिनोमिनेटर में, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 डिवाइड में 3 सी स्क्वायर। ये 3 के टेबल से कैंसिल, तो b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 3c स्क्वायर के इक्वल। क्लियर? अब यहाँ पे अगेन थ्योरम जो हमने 1.2 था पढ़ा था वो यूज होगा कि अगर 3 जो है वो डिवाइड कर रहा होगा b स्क्वायर को, देन यही 3 जो है वो डिवाइड कर रहा होगा b को भी।
अगर ये 3 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा देन यही 3 जो है वो बी को भी डिवाइड कर रहा होगा। क्लियर? इसे ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या पता चल रहा है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें ये पता चल रहा है कि दोनों जगह जो है वो 3 क्या आ रहा है? कॉमन फैक्टर आ रहा है। 3 क्या आ रहा है? कॉमन फैक्टर आ रहा है। 3 इज अ कॉमन फैक्टर। किसका? ए का भी कॉमन फैक्टर आ रहा है और बी का भी कॉमन फैक्टर आ रहा है कि 3 जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, 3 जो है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है। पर हमने क्या पढ़ा था कि ए एंड बी क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। पर ये तो क्या हो गई? कंट्राडिक्शन हो गई। ठीक है, यहां पर क्या हो गई? कंट्राडिक्शन हो गई। हमने लिया था ए एंड बी क्या है? को प्राइम नंबर्स, पर हमारे पास एक 3 जो है वो एक और फैक्टर आ रहा है। किसका? ए का भी और बी का भी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? दिस कंट्राडिक्शन, दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन या फिर हैज अराइजन। ये कंट्राडिक्शन कैसे आई? जब हमने एजम्पशन जो लिया था वो रॉन्ग लिया था। हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। क्या रॉन्ग एजम्पशन लिया था? कि हमारा रूट 3 क्या है? एक रैशनल है, पर रूट 3 हमारा क्या है? इरेशनल है। तो हम क्या लिख देंगे? देयरफॉर अंडर रूट 3 इज इरेशनल। क्लियर? यही हमें क्या करना था? इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। देखो यहां पर हमने लिया था कि रूट 3 क्या है? रैशनल है। तो अगर वो रैशनल है तो उसे मैं a बाई बी फॉर्म में लिख सकती हूँ। और हमने लिया था कि a एंड b क्या है? को प्राइम नंबर्स। पर हमारे पास 3 जो आ रहा है वो एक और फैक्टर आ रहा है कि मतलब 3 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और यही 3 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहां से हमने क्या समझा कि 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है। किसका? कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b का। ठीक है, ए एंड बी का कॉमन फैक्टर है। तो यहां पर क्या आ गई? कंट्राडिक्शन आ गई। तो हम क्या लिख देंगे? दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन। तो देयरफॉर रूट 3 हमारा क्या होगा? इरेशनल। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 12 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट। देखो क्या बोला गया है कि n अगर कोई भी नेचुरल नंबर है तो 12 की पावर n जो है वो किस कैन नॉट एंड विद द डिजिट, कि जो 12 की पावर n है इनमें से कौन से डिजिट से वो एंड नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अगर मैं चेक करूं यहाँ पे 12 की पावर n कैन एंड विथ, यहाँ पे कैन नॉट लिख लो, कैन नॉट एंड विद 0, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अब आप देखो कि ये 0 से क्यों नहीं होगा। देखो 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। ठीक है, क्या बोला गया था कि किस डिजिट से वो एंड नहीं हो सकता है? वो 0 से एंड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो नंबर 12 है डज नॉट एंड विद द डिजिट 0। क्योंकि ये जो नंबर 12 है अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालूं और उनका मल्टीपल करूं, वो कभी भी उसका जो एंड डिजिट होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये लिख लो, बिकॉज द नंबर, दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज द नंबर 12 does not contain the prime factor, the prime factor 5, which is necessary, which is necessary for a number to end in 0. Therefore 12 की power n can never end with 0. ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो नंबर 12 है इसके अंदर कोई भी प्राइम फैक्टर जो है वो 5 नहीं आ रहा। 0 कब आ सकता है? अगर 2 और 5 आ जाए, 2 और 5 का प्रोडक्ट हो जाए तब क्या बनेगा? 10 बनेगा। तब उसका लास्ट डिजिट जो होगा या फिर जो एंड डिजिट होगा वो क्या आ सकता है? 0 हो सकता है। तो यहाँ पर 12 में कहीं भी 5 नहीं आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे फैक्टर्स निकाले तो यहाँ पर वो कभी भी एंड में 0 नहीं बनेगा। इसलिए 12 की पावर n जो है कैन नेवर एंड विथ 0। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सप्लेन व्हाई 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 प्लस 5 एंड 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 11 प्लस 7 मल्टीपल 5 आर कंपोजिट नंबर्स। देखो क्या बोला गया है, ये दो नंबर्स हमें दिए गए हैं और हमें एक्सप्लेन करना है कि ये क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, तो सेम वैसे ही करेंगे।
एक तरफ हमारे पास क्या नंबर है, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 प्लस 5, और दूसरी तरफ नंबर है 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 11 प्लस 7 मल्टीपल 5। तो मैंने आपको क्या बताया था, प्लस से पहले जो लिखा है और प्लस के बाद जो लिखा है, इनमें क्या निकालना है, कॉमन। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5। जो रह गया उसे लिख दो ब्रैकेट में, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 1 प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पर प्लस से पहले और प्लस के बाद क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे कॉमन आ रहा है 5 एंड 7, तो ब्रैकेट में क्या है, 11 प्लस 1। क्लियर? तो सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 5 मल्टीपल 2 3 का 6, ठीक है, प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 5 मल्टीपल 7। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 1 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो, 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 12। अगर मैं चेक करूं, इन दोनों में क्या आ रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 तो आ ही रहा है। अगर मैं इसका यहाँ पे 1 भी लिख दूं, तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, 4, कि 1 के अलावा भी उसके 3 फैक्टर्स आ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे 1 के अलावा 2 मोर फैक्टर्स आ रहे हैं, तो दोनों जगह पे क्या हो रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। और कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस both the numbers both the numbers have more than 2 factors, दोनों नंबर्स के क्या है, 2 फैक्टर से ज्यादा आ रहे हैं। अगर ये मोर देन 2 फैक्टर्स है तो हम कह देंगे therefore these are composite numbers। इसलिए कौन से नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर्स। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 182 एंड देयर एसएफ इज 13। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 26 फाइंड द अदर। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, किन्हीं दो नंबर्स का हमें एलसीएम दिया 182 एंड उन्हीं नंबर्स का हमें एसएफ दिया 13, और वो जो दो नंबर हैं उनमें से वन नंबर हमें दिया 26 और हमें अदर नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। तो फॉर्मूला यूज कर लो। क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम किसकी इक्वल होते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकंड नंबर। ठीक है, एचसीएफ कितना है 13 मल्टीपल एलसीएम कितना है 182 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 26 और सेकंड नंबर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सेकंड नंबर को रहने दो यहीं पर, 26 ले आओ डिनोमिनेटर में, तो ऊपर कितना है 13 मल्टीपल 182, ये 13 के टेबल से कैंसिल कितना आ गया 2, ये 2 के टेबल से कैंसिल कितना आ गया 91। तो हमारे पास सेकंड नंबर कितना आ गया 91। ये हो गया आंसर। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, हमें गिवन है एचसीएफ किसका 135 और 225 का कितना 45, और हमें एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर्स का। देखो सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने पीछे किया। क्या होता है फॉर्मूला हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो एलसीएम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हमें एचसीएफ कितना दिया 45, और अब आती है बात कि ये दोनों नंबर्स कौन से हैं। ये जो हमने एचसीएफ निकाला है ना इन दोनों नंबर्स का, इन्हीं दो नंबर्स का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो यही दो नंबर्स होंगे, इन दोनों का हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट, मींस 135 मल्टीपल 225। तो ऐसा करो एलसीएम को रहने दो यहीं पर, 45 ले आओ नीचे। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा 45। क्लियर? अब देखो डिवाइड करके देखते हैं, ये काट लो 5 के टेबल से, 5 9 का, 5 4 का 20 एंड 5 5 का 25, ये 9 1 का, 9 5 का। तो मेरे पास एलसीएम कितने आ जाएगा, 135 को 5 से मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा 675। तो एलसीएम कितना हो गया 675। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही हमारी थ्योरम 1.2 थी जो हमने पीछे छोड़ा था, वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। देखो ये हमें इरेशनल प्रूव करना है, हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट कि रूट 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। ये हमने एज्यूम कर लिया। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसे हम a बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में, a बाई बी फॉर्म में, वेयर a एंड b क्या होंगे, कोप्राइम नंबर्स, b आर कोप्राइम नंबर्स। देखो दोनों साइड क्या कर दो, अब स्क्वेयरिंग कर दो। ठीक है, या फिर ऐसा करो पहले b को ले जाओ इस साइड, तो रूट 2 b किसके इक्वल हो जाएगा, a डिवाइड में b। अब कर दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 2 b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर a रह गया था मतलब a का स्क्वायर,
दोनों पे अलग अलग स्क्वायर कर दो, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आप देखो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर हम यहाँ पे देखें, हमने थ्योरम 1.2 पढ़ी है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स जो है वो a को भी क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। ये थी थ्योरम 1.2। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये जो 2 है ये a को क्या कर रहा होगा, डिवाइड। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारा a है ना, 2 से मल्टीपल करके किसी इंटीजर के साथ मल्टीपल कर लेते हैं, 2 इंटू एनी इंटीजर, वेयर यहाँ पर हमने लेट कर लिया a कितना, 2c, वेयर c इज एनी इंटीजर। अब ये जो a की वैल्यू है इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2b² इज इक्वल टू a की जगह हमने क्या पुट करना है, 2c, ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, 2b² ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, 2b² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4c²। अब ऐसा करो या फिर रहने दो फिलहाल, पहले 2 ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो b² कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड में 2c², ये 2 के टेबल से कैंसिल, तो b² कितना आ जाएगा, 2c²। अब देखो यहाँ पर अगेन हम थ्योरम 1.2 यूज करेंगे कि इफ 2 डिवाइड्स b² देन यही जो 2 है वो b को भी क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। तो क्या लिखेंगे, इफ 2 डिवाइड्स b² देन 2 डिवाइड्स b। ठीक है, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो हमें इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या पता चल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि ये जो 2 है, ठीक है, कि ये जो 2 है ये a को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और यही 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। पर हमने क्या लिया था कि a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर्स। हमारी कंट्राडिक्शन यहाँ पे क्या हो गई, गलत हो गई, सॉरी हमने जो एज्यूम किया था वो क्या हो गई, कंट्राडिक्ट हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि 2 इज द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 2 क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है किसका, ए एंड बी का। पर ए एंड बी क्या थे, को प्राइम नंबर्स थे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दिस कंट्राडिक्शन, दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने क्या रॉन्ग एजम्पशन लिया था कि √2 हमारा क्या है, रैशनल है, जो कि गलत आया। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये बहुत बार आ चुका हुआ है आपके एग्जाम में। देखो हमने पीछे अभी किया था √3, √5 भी आ चुका हुआ है, वो भी सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये आपको पूरा मतलब एग्जैक्ट आपको ऐसे लर्न होना चाहिए, वैसे लर्न नहीं, मतलब जैसे कॉन्सेप्ट है वैसे समझ के। क्लियर, तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया हो, हम क्या निकालते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि डिवाइड हो सकता है किससे, 306 से भी और 657 से भी। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले दोनों के निकाल लेते हैं फैक्टर्स, 306 के भी एंड 657 के भी। ठीक है, तो 306 सबसे पहले 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 153। अब ये डिवाइड हो जाएगा 3 के टेबल से, 3 5 का 15, 51। क्लियर, अब ये अगेन 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 3 17 का एंड 17 1 का। तो मेरे पास 306 के प्राइम फैक्टर्स जो आए हैं वो क्या आए हैं, 2 मल्टीपल 3, पावर कितनी आ जाएगी, 1 2 मल्टीपल 17। अब निकाल लेते हैं 657 की। देखो ये सबसे पहले डिवाइड होगा 3 के टेबल से, 3 2 का 6, 3 1 का 3, 3 9 का 27। अगेन ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा 373 का। अब ये 73 किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो मेरे पास 657 के फैक्टर्स क्या आ गए, 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 73। क्लियर, अब दोनों का निकाल लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ इसका 306 एंड 657 का क्या होगा। देखो जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, दोनों में 2 कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 2 को लिख लो ऐसे ही, पावर कितनी है उसके ऊपर, 1 ही है। 3
यहाँ पे इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर मल्टीपल 73। 3 दोनों में कॉमन है और पावर हाईएस्ट भी कितनी है, 2, तो पावर लगा दो 2 मल्टीपल। अब 17 दोनों में कॉमन नहीं है तो 17 को लिख दो ऐसे ही, सिमिलरली 73 को, तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीपल 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 मल्टीपल 17 मल्टीपल 73। तो इन सबको मल्टीपल करके हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 222338। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 222338। मतलब ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 306 से भी डिवाइड हो रहा है और 657 से भी डिवाइड हो रहा है। हमें यही स्मॉलेस्ट नंबर क्या करना था, फाइंड करना था। बस आपको इतना याद रखना है, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बोला गया होगा हम हमेशा क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बोला गया होगा तब हम हमेशा क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है किसका, 612 का एंड 1314 का, किसका यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो दोनों दोनों का पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 612 का भी और 1314 का भी, 1314 का भी। तो पहले 2 के टेबल से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, 306। अगेन 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा 153। अब ये कौन से टेबल से डिवाइड होगा, 3 के टेबल से 51। अगेन 3 के टेबल से 17 एंड 17 1 का। ठीक है, तो हमारे पास 612 के फैक्टर्स क्या आए हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मल्टीपल 17। क्लियर। अब निकाल लेते हैं 13 14 का। तो देखो 2 के टेबल से डिवाइड कर लो, 2 6 का 12, 2 5 का 10, 2 7 का 14। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड हो सकते हैं, 3 के टेबल से, 3 2 का 6, अगेन 3 1 का 3, 3 9 का 27। अगेन 3 के टेबल से 3 7 का 21, 73, देन 73 1 का। तो 13 14 के फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 73। अगर आप चेक करो, अगर हमारे पास ये 612 नहीं होता और यहाँ पे 306 होता, तो सिमिलरली यहाँ पे 657 होता, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था वैसे ही सेम है, बस यहाँ पे 612 है और यहाँ पे 13 14 है। तो दोनों का निकाल लेते हैं एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ ऑफ 612 एंड 13 14। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो कॉमन है उसकी क्या लेनी होती है, हाईएस्ट, सॉरी मिनिमम पावर। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 73। ठीक है, जो कॉमन है उसकी क्या लेनी होती है, मिनिमम पावर। एस अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा कॉमन है उसकी मिनिमम पावर लेते हैं, लीस्ट पावर। ठीक है, और जब भी हम एलसीएम निकालते हैं उसमें हम क्या लेते हैं, कॉमन की हाईएस्ट पावर। एचसीएफ फाइंड करना है, दोनों में क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और मिनिमम पावर कितनी है, 1, तो पावर लगा दो 1। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और दोनों में मिनिमम पावर कितनी है, 2 है, तो कितना आ जाएगा, 2। बस यही कॉमन है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीपल 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 18। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 18। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब हम आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रूव दैट 2 प्लस 5 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी कर चुके हैं 2 3 बार, तो वही सेम क्वेश्चन देखो रिपीट में चल रहे हैं, बस वैल्यू चेंज की हुई है। क्या प्रूव करना है कि 2 प्लस 5 रूट 3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है और हमें रूट 3 जो है वो इरेशनल नंबर गिवन है। देखो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जो हमें गिवन है, ठीक है, इरेशनल प्रूफ करना है, तो लेट कर लो, लेट अस एज्यूम दैट कि 2 प्लस 5 रूट 3 जो है वो एक रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 5 रूट 3 इज इक्वल टू ए डिवाइड में बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ए एंड बी के को प्राइम नंबर्स। आप ऐसा करो, रूट 3 वाली ये जो 5 रूट 3 है इसे ले जा रहने दो इधर ही, 2 ले जाओ दूसरी साइड, तो क्या आ जाएगा, ए डिवाइड में बी, ये प्लस 2 इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब 5 ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो रूट 3 हम अकेला यहाँ पे रहने देंगे, 1/5 को ले आओ यहाँ पे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए डिवाइड में बी माइनस 2। अब देखो हमें गिवन क्या है कि रूट 3 क्या है, इरेशनल, और ये पूरी वैल्यू हमें पता है क्या है, रैशनल। क्यों, हमने ए एंड बी क्या लिया, को प्राइम नंबर्स, और हमने इसे एज्यूम क्या किया, ये एक रैशनल नंबर है। अब आप देखो क्या इरेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, इरेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहां पर हम क्या कह देंगे, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स,
ए एंड बी क्या है, इंटीजर्स हैं, तो हम यहां से कह देंगे देयरफॉर 1 डिवाइड में 5, ए डिवाइड बाई बी -2 जो होगा वो क्या होगा, रैशनल होगा। पर हमें गिवन क्या है, बट गिवन दैट कि √3 क्या है, इरेशनल है। अब यहां पे क्या होगी, कंट्राडिक्शन होगी। क्या कंट्राडिक्शन होगी कि इरेशनल कभी भी रैशनल की इक्वल नहीं हो सकता। अगर ये इक्वल नहीं हो सकता तो हम कह देंगे दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने क्या एजम्पशन किया था कि एक रैशनल नंबर है, पर यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है, ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन। तो हमने जो एजम्पशन किया था वो गलत किया था, तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर 2 + 5 √3 जो है वो क्या है, इरेशनल। क्लियर? यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं आज के हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, वो आज हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको 25 क्वेश्चंस में या इसके अलावा कोई भी डाउट होगा आपको इस चैप्टर में, तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर पॉलिनोमियल्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।